इस कॉन्टिन्यूटी में अब हम एल्डिहाइड कीटोन्स की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक आपने सीखा है कि प्रिपरेशन मेथड्स कैसे हैं, और ये सुपर फास्ट हमारी जो वीडियो है इसको आप कॉन्टिन्यूसली देखते रहिए। एक दो बार आप अगर बैक जाना चाहे तो जा सकते हैं। नाउ लिसन केयरफुली कि जो ये हमारे एल्डिहाइड कीटोन है इनके जो रिप्रेजेंटेटिव रिएक्शंस हैं वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों नहीं है, सुनिए। तो हुआ क्या, जो कार्बोनिल है उनका स्ट्रक्चर है पोलर। ये देखिए आपके सामने पोलर स्ट्रक्चर बना हुआ है। कार्बन पे प्लस है, ओ पे माइनस है, वेरी सिंपल। अब मैं दो चांस लेके चलता हूं कि मैं चाहता हूं इलेक्ट्रोफाइल का पहला अटैक करवा दिया जाए, तो ठीक है जी, इलेक्ट्रोफाइल का पहला अटैक करवा दो। तो जब इलेक्ट्रोफाइल ने पहला अटैक किया, उस श्योर कि ओ पे करेगा और कार्बन पे प्लस का चार्ज आ जाएगा। ठीक होगी बात। ओ पे ओ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक और सी पे प्लस। अब देखिए कार्बोकेटायन बन गया, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो साफ है कि इंटरमीडिएट है ना। अब हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हैं, न्यूक्लियोफाइल का। तो न्यूक्लियोफाइल जाकर सी पे अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल जाके कार्बन पे अटैक कर रहा है। बाय डिफॉल्ट करना चाहिए क्योंकि न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव और कार्बन पोलर बॉन्ड में पॉजिटिव है। चलो जी, इतनी बात समझ में आती है। तो जो स्पीसीज बनी उसमें कार्बन टेट्रावेलेंट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, ये कोई इंटरमीडिएट नहीं है। ओ पे नेगेटिव है, ये एनायन बन गया, लेकिन उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो जहां ऑक्टेट कंप्लीट है और जहां ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो पहले से दूसरा वाला ज्यादा स्टेबल है। तो अगर कोई इंटरमीडिएट स्टेबल बनता है तभी हम उस टाइप की रिएक्शंस को फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो वही हुआ, टू मोर स्टेबल है वन से, दैट्स व्हाई अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज कंसीडर्ड एज द स्लो स्टेप। उसको हमने स्लो स्टेप कंसीडर किया। तो इस बात को बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। Nucleophilic addition reactions are the characteristic of carbonyl compounds. Nucleophilic addition reactions are the characteristic of carbonyl compounds. So carbonyl compounds में in general मिलती हैं और 98% reactions nucleophilic addition type की है। तो देखिए, एक कार्बन था, कार्बोनिल ग्रुप था, sp2 हाइब्रिड था, प्लेनर था, 120 डिग्री था, स्टेप 1 स्लो हुआ, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, कार्बन पर जाकर वो अटैक हो गया और इस O पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये sp3 बना, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना। सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ फास्ट में, एंड देन आफ्टर एक कार्बन पे 4 वैलेंसी कंप्लीट हुई, और उस 4 वैलेंसी कंप्लीट होने से हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का यहां एंड हो गया। तो अब हम एग्जांपल्स पे चलते हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात और समझ लें कि ऐसे कौन सी कंडीशंस होंगी जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को लेस और मोर कर सकती है, बढ़ा सकती है, घटा सकती है, घटा सकती है, बढ़ा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल नेचर है इसका, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा स्लो स्टेप में। तो मेरे समझ में जो आएगा और आपके समझ में जो आएगा, न्यूक्लियोफाइल तभी अटैक करेगा ना कार्बन पे जब ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो। तो यूं करो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आप इन दोनों कार्बन पे लगा दो। जितना वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे उतना कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा और न्यूक्लियोफाइल का अटैक इजी हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए, स्लो स्टेप में ही न्यूक्लियोफाइल है, तो स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल भी मैटर करती है। तीसरी बात, न्यूक्लियोफाइल जब अटैक कर रहा है तो ये दो ग्रुप एंट्री ऑफ द न्यूक्लियोफाइल को अफेक्ट करते हैं। तो इसलिए ये बात भी साथ में बोलिएगा कि जितना स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, जितना यहां भीड़ ज्यादा होगी, जितना यहां क्राउड ज्यादा होगा, उतना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मुश्किल हो जाएगी। तो पहला, पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बोनिल कार्बन, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ द कार्बोनिल कार्बन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो, साइनो, सी ओ एक्स, ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, जितने ज्यादा अमाउंट में होंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आसान हो जाएगा। तो जल्दी से समरी दिमाग में ले लो, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए, ये जो कार्बन है इस पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़कर ज्यादा होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए। तो ये सारे फैक्टर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को बढ़ा देंगे। देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड सबसे फास्टेस्ट करेगा, उसके बाद CCl3CHO करेगा। ठीक है जी, फॉर्मेल्डिहाइड फास्ट करेगा, CCl3CHO उसके बाद करेगा। क्यों? क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ गया और स्टेरिक हिंड्रेंस यहां कम है। तो बच्चा अगर पूछता है कि मैं स्टेरिक हिंड्रेंस और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में से सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको दूं, तो मेरा आंसर है, आप स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आसान होगा, क्योंकि जुड़ना तो उसको इस कार्बन पे आकर ही है ना, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड पे।
फिर एसिटाल्डिहाइड आ जाएगा, फिर उसके बाद एसीटोन आ जाएगा, फिर उसके बाद बड़े बड़े ग्रुप आते चले जाएंगे और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट घटता चला जाएगा। ठीक है जी, देखिए बड़ा बढ़िया सा एग्जांपल है ये वाला। बेंजीन रिंग पे सीएचओ 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 लगा हुआ है, एक पे कोई भी ग्रुप नहीं है, दूसरे पे साइनो है, तीसरे पे मिथोक्सी, अगले पे मिथाइल है। तो साइनो ने क्या किया, -I-M इफेक्ट दिखाकर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ कर लिया। तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, थे तो सारे एल्डिहाइड, स्टेरिक एंट्रेंस तो मैटर ही नहीं कर रही है चारों के कंपैरिजन में, क्योंकि एच फिनाइल सब पर सेम चल रहे। चलिए, जहां कार्बन पे प्लस चार्ज ज्यादा हुआ, न्यूक्लियोफाइल का अटैक वहां आसान हो गया। उसके बाद फिर ए आएगा, जबकि मिथोक्सी का आपको पता है पॉजिटिव मिसोमरिक इफेक्ट डेंजरस होता है, और मिथाइल का पॉजिटिव मिसोमरिक और पॉजिटिव आई दोनों ही होएगा। दैट्स व्हाई पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन एंड पॉजिटिव मिसोमरिक दोनों इसके अंदर मिथोक्सिक और मिथाइल को डाउनग्रेड कर देंगे इन द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ईडब्ल्यूजी बढ़ेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आसान होगा, और ईडीजी बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन डिफिकल्ट हो जाएगा। चलिए, ऐसे हम लोग स्टेरिक हिंड्रेंस की तरफ बढ़ते हैं, क्राउड की तरफ बढ़ते हैं, बीड की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपके पास एक कार्बोनिल कंपाउंड है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है। अगर कार्बोनिल कार्बन अटैच हो बल्कि ग्रुप के साथ, तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल डिफिकल्ट हो गया है। स्टेरिक हिंड्रेंस की बात जैसे कि मैंने आपसे की थी, तो फॉर्मेल्डिहाइड में अटैक आसान है, इसीलिए कहते हैं कि एरोमेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक कीटोन में एरोमेटिक एल्डिहाइड आसानी से रिएक्ट करेंगे, क्योंकि उसमें एक पार्ट H है, और एलिफेटिक तो हमेशा ही ज्यादा रिएक्टिव होने वाले हैं। कंपेरेटिवली बात हो रही है, एलिफेटिक एरोमेटिक में से एलिफेटिक पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम रहेगी, दैट्स व्हाई उस पे अटैक होने आसान होगी। स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल मैटर कर रही है कि अगर SHOH सेम सबस्ट्रेट पे अटैक करें, SHOH सेम सबस्ट्रेट पे अटैक करें, SHOH सेम सबस्ट्रेट पे अटैक करें, तो श्योर है कि SH का साइज बड़ा होने से उसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ बढ़ गई है, तो उसका अटैक कंपैरेटिवली क्या हो गया, आसान हो गया है। नेक्स्ट टारगेट क्या हुआ, एसिडिक मीडियम। क्या ये भी कुछ सपोर्टिव फैक्टर है? बिल्कुल है जी, क्योंकि पता है क्या हुआ, अगर आप पीएच 7 से कम लेके चलते, जनरल की एक सपोर्टिव फैक्टर है, तो हुआ क्या, पीएच 7 से कम लेकर चले आप, तो इस पीएच 7 से कम का मतलब एसिडिक, उस एसिड ने ओ पे अटैक किया, एसिड बेस, तो जिससे पाई बॉन्ड का O प्लस की तरफ खुलना आसान हो गया, और O पे प्लस चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया, इसका पीएनसी बढ़ गया, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ गई, शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड आसान हो गया। तो एसिडिक मीडियम ऑलवेज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को फेवर करता है, उसकी रेट को बढ़ाता है, उसको आगे की तरफ खिसकाता है। नेक्स्ट है जो प्रोडक्ट बना उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, तो ई काम बड़ा आसान रहता है। जब भी आप कभी किसी ऐसे सबस्ट्रेट पे अटैक करवाएं, जब भी एल्डिहाइड कीटोन है आपके पास, अगर दो अलग अलग आर ग्रुप लगे हों, मिथाइल इथाइल H मिथाइल इस टाइप से, तो साफ सी बात है, न्यूक्लियोफाइल मान लो HCN है, NaHSO3 है, या कुछ इस टाइप से कोई भी आ जाए, तो दो अलग अलग ग्रुप और जनरेट हो गए, तो एक अकार्यल स्ट्रक्चर कार्यल में बदला, एक अकार्यल स्ट्रक्चर कार्यल में बदला, तो इस अकार्यल से कार्यल में बदलने को आप बोलते हैं रेसिमिजेशन। अकार्यल से कार्यल में बदलने को आप बोलते हैं रेसिमिजेशन। ठीक है जी, तो ये फिनोमिनन तभी हो पाएगा जब आपके पास एक ही कार्बन पे दो अलग अलग आर आ रखे हों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, हुआ क्या, रिएक्शन विद HCN से रिएक्शन करवाना है, सबस्ट्रेट एल्डिहाइड है, ये एलिफेटिक मिथाइल कीटोन्स है, रिएक्शन विद HCN हुआ, HCN एक वीक एसिड है, ये H प्लस और साइनो दो पार्ट्स में टूट जाएगा। जो साइनो है वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन पे नेगेटिव है और स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस भी है। तो हुआ क्या, अगर मुझे इस आयोनाइजेशन को बढ़ाने को मिल जाए, तो किसी भी एसिड का आयोनाइजेशन कैसे बढ़ा सकते हो आप, किसी भी एसिड का आयोनाइजेशन कैसे बढ़ा सकते हो आप, बेस डालकर। तो बेसिक मीडियम में क्या हुआ, HCN का आयोनाइजेशन, जिसको आप आयोनिक इक्विलिब्रियम 11th क्लास में ओड आयन इफेक्ट भी बोलकर आए हो, तो HCN का आयोनाइजेशन बढ़ गया, साइनाइड इजीली जनरेट हो गया, और वही साइनाइड जाकर अटैक करेगा किस पर, CO ग्रुप पर। इस CO ग्रुप पे अटैक हो गया, इससे साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हो गया। तो जब भी आपको कोई पूछता है साइनोहाइड्रिन, तो समझ लीजिएगा साइनो CN, हाइड्रिन OH,
तो साइनोहाइड्रीन बन गया और पीएच शुड बी लेस देन 7। यहाँ आपको पीएच ग्रेटर देन 7 लेना है फॉर आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन के लिए HCN के आयोनाइजेशन के लिए पीएच आपको बेसिक ही लेना है। ठीक है जी। तो साइनो पे कॉन्सेंट्रेटेड HCl वाटर का अटैक हुआ। अब साइनो बनने के बाद आप समझते हैं पीछे एल्काइल अराइल हैलाइड में भी, पीछे एल्काइल अराइल हैलाइड में भी आप लोगों ने क्या क्या करवाया, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, डाइल्यूट HCl, रिडक्शन, ये सब मेथड करवाए थे। तो साइनो पे जब पार्शियल हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड HCl बोल सकते हैं आप, कॉन्सेंट्रेटेड HCl बोल सकते हैं आप। अगर कॉन्सेंट्रेटेड HCl में इंटरेस्टेड ना हो तो ऐसी कंडीशन जो कि पार्शियल हाइड्रोलाइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो वो लिखी जा सकती हैं। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस के लिए जो भी कंडीशन सुटेबल हो वो लिखी जा सकती है। तो जैसे ही आपने पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करवाया तो उससे अमाइड में कन्वर्ट कर गए, और आपको शायद पता ही हो कि ये रिएक्शन कैसी होती है। इस पे एक H का अटैक होएगा, हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हो ना, इस पे OH का अटैक होएगा। तो आपके पास HOH के अटैक के बाद इसमें हो जाएगी टोटोमेरिज्म, और फिर ये अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अमाइड का जैसे ही फर्दर आप हाइड्रोलाइसिस करवाते हो, जिसकी कि आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हो कि ऑल एसिड डेरिवेटिव्स ऑन हाइड्रोलाइसिस विल गिव द एसिड अगेन, सारे के सारे एसिड के डेरिवेटिव हाइड्रोलाइसिस के बाद एसिड ही देते हैं। ऑल द एसिड डेरिवेटिव विल गिव द एसिड अगेन ऑन द हाइड्रोलाइसिस। 15HCl डबल टू सिंगल पे चले जाओ। लेकिन अगर आप डबल ट्रिपल से डबल पे पहुंचे और फर्दर उसने हाइड्रोलाइज करवा दिया, जैसे कि इस पर H, इस पर OH आ जाएगा, तो फिर वहां से ये OH का H NH2 लीव करके एल्डिहाइड बना देगा। तो इसको हम लोग प्रिपरेशन में स्टीफंस रिएक्शन कह चुके हैं। साइनो का एल्डिहाइड में बदलना स्टीफंस रिएक्शन में कैटेगराइज हुआ था। अब अगर आप सोडियम इथेनॉल लेके बैठ जाए, अगर आप सोडियम इथेनॉल लेके बैठ जाए तो सोडियम इथेनॉल तो सिंपली रिडक्शन करेगा, जिसको आप लोग मेंडियस रिएक्शन बोलते हो, ट्रिपल टू डबल टू सिंगल। तो ये आपके अगले चैप्टर में काम आ जाएगा प्राइमरी अमाइंस बनाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसी तरीके से कंटिन्यू करते चले जाएं, कंटिन्यू करते चले जाएं, तो आपके पास है कि आप एग्जाम्पल में एक एसिड एल्डिहाइड रख लें जिसपे एक कार्बन पे दो अलग अलग ग्रुप लगे हैं। तो आप मान के चलिए कि अब मैं आपसे कहीं ना कहीं ऐसी बात करने वाला हूं जिसमें मैं रेसिमिनेशन की तरफ बढ़ूंगा। sp2 हाइब्रिड है, HCN का अटैक हुआ, पीएच 7 से ऊपर है, साइनोहाइड्रिन बन गया, एसिड एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बन गया। हाँ जी, अब क्या करें, जो एल्कोहल चैप्टर में आपने एल्कोहल प्लस अमोनिया की रिएक्शन पढ़ी थी ना, उससे आप OH को NH2 में कन्वर्ट कर देंगे, OH को NH2 में कन्वर्ट कर देंगे। तो जो वो आपके पास NH2 बन गया, उसके बाद जो साइनो है, मोलिक्यूल तो कायरल हो ही गया, जो साइनो है उसको डाइल्यूट H2SO4 कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस की तरफ लेके जाए तो साइनो COOH में कन्वर्ट हुआ। और इस स्ट्रक्चर को देखकर आपको पता चला होगा बायोमोलिक्यूल का अमीनो एसिड बन गया जिसका नाम है एलानिन। तो ALANINE एलानिन बन गया। ऐसी एसिटाल्डिहाइड पे आप अटैक करवा दें, वही आपके पास HCN है, pH ग्रेटर देन 7 है, वही आप अमोनिया का रिएक्शन करवा रहे हो। उसके बाद फिर आपके पास जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसका नाम है ग्लाइसिन। जो स्ट्रक्चर आपके पास बन रहा है उसका नाम है ग्लाइसिन। ठीक है जी। तो एक जगह एलानिन बना, दूसरी जगह ग्लाइसिन बना, और कुल मिलाकर इस तरह से रिएक्शन प्रोसीड करती चली गई। अच्छा जी, अब थोड़ा सा बात को और आगे बढ़ा दें। देखिए, अगर आप एसिटाल्डिहाइड लेके चल रहे हैं और pH 7 से ऊपर लेके चल रहे हैं तो साइनोहाइड्रिन बना, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाया, लेकिन अमोनिया की रिएक्शन आपने मिस कर दी बीच में, क्योंकि अमोनिया से तो आपने एलानिन ग्लाइसिन टाइप से बना दिए थे। तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस सीधे सीधे करवा दे साइनो का, तो COOH में कन्वर्ट हो गया। और जैसे ही COOH में कन्वर्ट हुआ, जैसे वो COOH में कन्वर्ट हुआ, तो वहां से आपके पास फॉर्मेशन ऑफ क्या हो गया, लैक्टिक एसिड। फॉर्मेशन ऑफ क्या हो गया, लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड भी आपके पास क्वांटिटी में रेसिमिनेशन के थ्रू मिलेगा, DNL लैक्टिक एसिड। और वो मिक्सचर ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव। ऑप्टिकली इलेक्ट्रिक का मतलब है अगर इसमें से PPL जाएगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो ये किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट नहीं करेगा। लो जी, अब चलते हैं रिएक्शन नंबर 2 की तरफ। उसमें आप रिएक्शन करवा रहे हो NaHSO3 की, उसमें आप रिएक्शन करवा रहे हो रिएक्शन ऑफ NaHSO3। और ये जो NaHSO3 है, ये एल्डिहाइड कीटोन का स्पेशल रिएक्शन है, जिसमें एल्डिहाइड तो सभी रिएक्शन कर लेंगे, और कीटोन्स में मिथाइल कीटोन या साइक्लिक कीटोन, मतलब जिन पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, वो आराम से रिएक्शन करेंगे। और इस रिएक्शन का हम स्पेशल यूज करते हैं किसके लिए,
फॉर द इस रिएक्शन का हम स्पेशल यूज करते हैं किसके लिए? फॉर द सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड के मिक्सचर में से एल्डिहाइड कीटोन को अगर अलग करना हो तो NaHSO3 की रिएक्शन को स्पेशली यूज किया जाएगा। आपने कार्बोनिल कंपाउंड लिया, NaHSO3 से रिएक्शन करवाया, इससे आपके पास व्हाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड NaHSO3 का एडिशनल प्रोडक्ट बन गया। NaHSO3 का एडिशनल प्रोडक्ट बन गया व्हाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड। आप देख सकते हैं एक Na जाकर O पे, लेकिन ये बाद में अटैक करेगा। HSO3 ये जाकर पहले अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। बाद में ये जो आपके पास एक बेस और ये एसिड है, ये H का और Na का एक्सचेंज कर लेंगे। H का और Na का एक्सचेंज कर लेंगे, और H और Na जब एक्सचेंज कर लेंगे, H और Na जब एक्सचेंज कर लेंगे तो व्हाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड बनता है, जिसको कि रीस्टोर किया जा सकता है एल्डिहाइड कीटोन को। अगर आप चाहें तो घर वापसी कर सकते हैं इस तरीके से हाइड्रोलाइज करके, मतलब कि अगर आप एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवा दें तो एल्डिहाइड कीटोन रीस्टोर हो जाएंगे। NaHSO3 gives white crystalline compound which is useful to separate out the carbonyl compounds from the organic mixture। ठीक है जी। और ये जो एडक्ट बना, इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दें अगर आप, तो जैसे ही आप हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो आप एल्डिहाइड कीटोन को रीस्टोर कर लेंगे। ठीक है जी। तो ये सेकंड रिएक्शन हुई थी हमारी किसके साथ? विद द NaHSO3। NaHSO3 लीजिए। थर्ड रिएक्शन आपकी फेवरेट है, रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट। जब ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवाएंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड पे मिथाइल का अटैक, O पे MgBr, हाइड्रोलाइसिस करें, एक कार्बन ज्यादा का प्राइमरी अल्कोहल। किसी भी एल्डिहाइड पे अटैक करवाएं, सेकेंडरी अल्कोहल। किसी भी कीटोन पे अटैक करवाएं, टर्शियरी अल्कोहल। तो इस तरीके से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल बनाने में मुझे ग्रिगनार्ड रिएजेंट हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट फोर्थ रिएक्शन है रिएक्शन विद अल्कोहल। ये अच्छी कैटेगरी की रिएक्शन मानी गई है। सबस्ट्रेट आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O। एल्डिहाइड लोअर कीटोन ले सकते हैं, एल्डिहाइड तो लेने और लोअर कीटोन का मतलब है स्टैटिकली हिंडर्ड कम। रिएक्शन विद आपके पास क्या चल रही है? ROH। अब दिक्कत क्या है, जो अल्कोहल है ना वो मोनोहाइड्रिक है, तो ये किसी भी हालत में कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स डजंट रिएक्ट विद लोअर कीटोन्स। और कैटलिस्ट इसका ड्राई HCl। अब आपको मेरी बात याद आ जाएगी, जो हमारा फैक्टर ऑफ एक्टिंग में पांचवा फैक्टर था कि ड्राई HCl कहीं ना कहीं पाई बॉन्ड के ट्रांसफर को आसान बनाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को आसान बनाएगा, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग को आसान बनाएगा। और इसके बाद जो आपका जो आपका जो आपका मीडियम है ड्राई HCl, ये पानी निकलता है रिएक्शन के अंदर, उसको भी एब्जॉर्ब करता है, तो रिएक्शन प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड। तो एब्जॉर्बेंट ऑफ वाटर भी है, प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम टू प्रोसीड द रिएक्शन विद ईज। रिएक्शन को आसानी से करवाने में हमारी हेल्प कर रहा है। कीटोन्स मोनो से रिएक्शन नहीं कर रहे, मोनोहाइड्रिक से रिएक्शन नहीं कर रहे। लॉजिक, कार्बोनिल कंपाउंड आया, ROH आया, ड्राई HCl है आपके पास। अब इसमें ड्राई HCl ने अपना कमाल दिखाना ही था, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होनी थी, ROH का ओ न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हुए फाइनली आपको एक अल्कोहल के अटैक के बाद हेमी एसिटल। अब ये सबसे बड़ा फंगा, हेमी एसिटल एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। हेमी एसिटल एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, क्योंकि जब भी कभी कार्बन पे OHClOHOR हेमी हाफ एसिटल बन गया तो ये अनस्टेबल एसिड बेस रिएक्शन से वाटर का एलिमिनेशन, या यहां फिलहाल अल्कोहल का एलिमिनेशन हो जाएगा। क्लियर? फिलहाल या HOR, तो वापस आप एल्डिहाइड कीटोन पे आ जाएंगे। तो इसीलिए हमें समझना है हेमी एसिटल पे इमीडिएट अगर सेकंड मोल ऑफ अल्कोहल का रिएक्शन होगा तो आपके पास डाई एल्कोक्सी एल्डिहाइड्स बनते हैं, एल्केन्स बनते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग एसीटल, जो कंपैरेटिवली स्टेबल है। तो कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आएगा कि आप हेमी एसिटल को आइडेंटिफाई करें। हेमी एसिटल ओपन में आइडेंटिफाई करना हो तो एक कार्बन पे OHOR, और किसी भी रिंग के अंदर अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो तो एक कार्बन पे OH और OR। ठीक है जी, OH एंड देन OR, OH एंड देन OC, OHOC। तो ये आपके पास हेमी एसिटल बन जाएगा। ठीक है जी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो डाइओल्स है वही कीटोन के साथ रिएक्शन कर पाएंगे,
तो यहाँ मैं कीटोन रख के ले चल रहा हूँ। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज हैं कि डाइओल कीटोन से रिएक्शन करते हैं। अरे भाई, जो कीटोन से रिएक्शन कर लेगा वो एल्डिहाइड से रिएक्शन तो कर ही लेगा। स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल ग्लाइकोल की बढ़ चुकी है। तो जैसे आप किसी कीटोन पे ग्लाइकोल का अटैक करवाएंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राई HCl वाटर का एलिमिनेशन आसान हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आसान हो जाएगा। तो आपके पास साइक्लिक एसिटल बनता है। हाँ, साइक्लिक एसिटल को अगर आप एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाए तो एल्डिहाइड कीटोन रिस्टोर हो जाएंगे। अगर आप बेसिक हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा काम कि आप रिस्टोर कर पाए अपने कीटोन्स को या एल्डिहाइड को, जो भी रिएक्शन आपके पास। कारण है ना बच्चे कि जो आपके पास साइक्लिक एसिटल है वो एक लुईस बेस है, तो इसीलिए बेस का अटैक हाइड्रोलाइसिस इस पे मुश्किल हो जाने वाला है, इस पे मुश्किल हो जाने वाला है। ठीक है जी। चलिए, ऐसे क्वेश्चंस भी है मेरे पास जो मैं आपको सीक्वेंस में कंटिन्यूअसली करवाता जाऊंगा, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिलहाल लीजिए, ये जो आपके साइक्लिक एसिटल कीटन बने, इसका एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम्स में आया हुआ है कि जो साइक्लिक एसिटल कीटल फॉर्मेशन है, इसमें जो डाइओल है ये यूज हो जाएंगे टू प्रोटेक्ट द एल्डिहाइड कीटोन ड्यूरिंग द डिफरेंट रिएक्शन। Diols are used to protect the aldehyde ketone during the different reaction। हुआ क्या, जैसे साइक्लोहेक्सेनोन पे एक एल्डिहाइड लगा दिया आपने, अब आपसे कह रहा है वो कि अगर मुझे CHO को तो मेंटेन करना है लेकिन कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो आप कहेंगे जी कैसे पॉसिबल है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, जो ज्यादा रिएक्टिव है वो तो पहले रिएक्ट करना चाहिए। तो आपने कहा कोई बात नहीं, इसका एक ऑल्टरनेट प्रोवाइड करवाया गया कि अगर मैं इसमें ग्लाइकोल डाल दूं तो ग्लाइकोल जाके तो वही रिएक्ट करेगा ना जो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड एल्डिहाइड होगा। तो ये आपका एल्डिहाइड प्रोटेक्ट हो गया, कीटोन वैसे की वैसे पड़ा होगा। अब इस कीटोन पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन करवाया, आपको पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन साइक्लिक ईथर्स पे, एसिटल्स पे, कीटल्स पे रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है जी। तो आपका जो कीटो था वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। ओके, उसके बाद जो ये साइक्लिक बना स्ट्रक्चर, इसको हाइड्रोलाइसिस करवा दो, ग्लाइकोल बाहर हो जाना है और आपका CHO मेंटेन हो जाना है। तो ये एक तरीका है बहुत बढ़िया वाला, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जो आपका एल्डिहाइड कीटोन जिसको नीडेड हो उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड करने के लिए। इस पर भी कम से कम 3-4 क्वेश्चन मेरे पास है, मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है जी। तो अब हमारे पास है बड़ी ही बढ़िया रिएक्शन, रिएक्शन विद अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स, रिएक्शन विद अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स।